नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। साल 1989 की गर्मियाँ इजराइल में 1 महीना हो चला था और 3 मई की शाम मस्मिया इंटरसेक्शन पर खड़ा एक 19 वर्षीय युवक खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। अपने एक दोस्त के साथ लिफ्ट मिलने के इंतजार में खड़े इस युवक का नाम था कॉर्पोरल इलैन सादोन और आज पूरे 6 महीने बाद इसे फौज से घर जाने की छुट्टी मिली थी। घर जहां इसका मनपसंद खाना बनाए इसकी मां बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। कोई आधे घंटे इंतजार करने के बाद आखिर एक सफेद रंग की सुबारू गाड़ी इन दोनों दोस्तों के पास आकर रुक जाती है और अंदर बैठे 2 ऑर्थोडॉक्स यहूदी आदमी इन दोनों फौजियों को लिफ्ट भी ऑफर कर देते हैं। लेकिन इस गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ पेटियां पड़ी हुई थी और यहाँ सिर्फ एक ही आदमी के बैठने की जगह थी। इसीलिए अपने दोस्त से बात करने के बाद इलैन इस गाड़ी में बैठ जाता है। उसे पास ही स्थित एश्कलोन शहर जाना था और ये दोनों ज्यूज भी उसी तरफ जा रहे थे। महीनों बाद अपनी मां से मिलने की खुशी में खोया इलैन बिल्कुल चुपचाप पीछे बैठा हुआ था कि तभी अचानक ये गाड़ी एश्कलोन की जगह पल्मा चिम की ओर मुड़ जाती है। सर, आपने शायद गलत टर्न ले लिया। वो एश्कलोन की एग्जिट तो पीछे रह गई। गाड़ी को गलत दिशा में जाता देख इलैन ये कहता है, लेकिन आगे बैठे दोनों ही आदमियों की तरफ से कोई उत्तर नहीं आता। हेलो भाई साहब, आप गलत जा रहे हो। अगर आपको एश्कलोन नहीं जाना तो मुझे यहीं उतारो। इससे पहले कि इलैन का वाक्य पूरा हो पाता, पैसेंजर सीट पर बैठा आदमी पीछे मुड़ता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक राउंड उसके सर में उतार देता है। इलैन को गोली मारने के बाद यह आदमी वापस अपना मुंह आगे की तरफ घुमा कुछ ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद यह गाड़ी पल्मा चिम में स्थित एक विशाल स्क्रैप साइट पर पहुंच जाती है, जहां एक गहरा सा गड्ढा खोद ये दोनों आदमी इलैन के शरीर को दफना देते हैं और फिर वापस अपनी सुबारू गाड़ी में बैठ यहां से गायब हो जाते हैं। उधर इलैन के इंतजार में उसके घर पर रखा खाना ठंडा पड़ चुका था। रात के 10 बज गए थे और हर बीतते क्षण के साथ उसकी मां की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। घबराहट जो अगले 7 सालों तक ऐसे ही रहने वाली थी। इलैन के परिवार को उसका पार्थिव शरीर मिलने में इतना ही समय जो लगने वाला था। सफेद सुबारू में सवार वो दोनों आदमी जो इलैन को मार गायब हो गए थे, असल में कोई यहूदी नहीं बल्कि हमास के अंडर कवर ऑपरेटिव्स थे और हमास के टॉप सीक्रेट स्क्वाड यूनिट 101 के मेंबर्स भी। एक अत्यंत एडवांस्ड और खूंखार यूनिट जिसका केवल एक ही उद्देश्य था, इजरायली फौजियों का अपहरण कर उनको खत्म करना। केवल 1 साल पहले बनाई गई ये यूनिट पिछले 4 महीनों में 2 इजरायली फौजियों को गायब कर चुकी थी। इसी साल फरवरी में आईडीएफ के 21 वर्षीय सार्जेंट अविसास पोर्तास को भी बिल्कुल इसी तरह लिफ्ट देने के बहाने मार दिया गया था। इन 2 इजरायली फौजियों के अपहरण ने यूनिट 101 के चीफ महमूद अल मबू का कदर सम्मान कई गुना बढ़ा दिया था। गाजा का एक हमास कमांडर जिसने 3 मई की उस शाम आईडीएफ के जवान इलैन सादोन को खुद अपने हाथों से गोली मारी थी। मोसाद और आईडीएफ को चकमा दे अल मबू किसी तरह लीबिया निकल गया था और अल्जीरिया के रास्ते सीरिया की राजधानी दमास्कस, जहां अगले कुछ ही वर्षों के अंदर वो हमास के फौजी विंग का एक सबसे महत्वपूर्ण कमांडर बन गया था। महीने साल में बदल गए थे, वो साल दशक में। तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा अल मबू समय के साथ साथ ये पूरी तरह भूल चुका था कि इस दुनिया में मोसाद नाम की भी एक चीज होती है। अल मबू भले ही मोसाद को भुला चुका था, लेकिन मोसाद ने उसे एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाया था। एक बाज की तरह अपनी नजरें गड़ाए मोसाद बस उसकी एक गलती का इंतजार कर रही थी, इंतजार जिसे खत्म होने में पूरे 20 साल लगने वाले थे।
20 साल पहले मारे गए अपने 2 फौजियों की जान का बदला लेने के लिए मोसाद अपने इतिहास के सबसे दबंग और बेबाक मिशन को अंजाम देने वाली थी। मिशन जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्रू लव। महमूद अल-मबू का जन्म 1960 के गाजा स्ट्रिप में हुआ था। 14 भाई बहनों में से एक अल-मबू के बचपन से केवल 2 ही शौक थे, वेट लिफ्टिंग और तेज तर्रार गाड़ियां। गाड़ियों में अपनी रुचि के चलते वो छोटी आयु से ही मैकेनिक का काम सीखने लगता है और 18 साल की आयु में अपना खुद का एक गैरेज भी खोल लेता है। ये गैरेज अच्छा खासा चलने भी लगता है, लेकिन जल्दी उसके साथ भी वही होता है जो गाजा के ज्यादातर युवाओं के साथ हुआ करता है। अपने चारों तरफ फैले अतिवाद से अल-मबू ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाता और जल्दी इजराइल विरोधी ब्रदरहुड को ज्वाइन कर लेता है। ब्रदरहुड में हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर अल-मबू को गाजा की दुकानों, दफ्तरों, इल्लीगल शराब के ठेकों और वेश्याओं से पैसा वसूलने का काम सौंप दिया जाता है। पैसा जिसका एक मोटा हिस्सा इजराइल से लड़ने के लिए अराफात और पीएलओ के पास भी जाया करता था। 1986 में अल-मबू को इजरायली पुलिस द्वारा आईडीएफ से चोरी की गई M16 राइफल के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ महीने जेल में बिताने के बाद बाहर आते ही वो हमास ज्वाइन कर लेता है और जब 2 साल बाद 1988 में हमास अपने स्पेशल स्क्वाड यूनिट 101 की स्थापना करता है तो अल-मबू को इस यूनिट का कमांडर बना दिया जाता है। कॉर्पोरल इलेन सादोन और सार्जेंट अविसास पोर्तास के अपहरण यूनिट 101 द्वारा किए गए सबसे पहले 2 ऑपरेशंस थे और इन दोनों में ही अल-मबू ने खुद व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया था। मई 1989 में हुए इलेन सादोन के अपहरण के बाद आईडीएफ और शिन बेत गाजा के चप्पे चप्पे को छान मारते हैं। 200 से अधिक हमास के मेंबर्स को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोलता और इसीलिए पलमाचम में दबे इलेन के शरीर को ढूंढने में पूरे 7 साल लग जाते हैं। 1996 में इस युवा फौजी के अवशेषों का उसके परिवार के सामने पूरे फौजी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इन 7 सालों में जहां इलेन की मां एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं सोई थी, वहीं अल-मबू अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रहा था और इस समय दमास्कस में स्थित हमास हेडक्वार्टर्स में फाइनेंस और वेपन्स प्रोक्योरमेंट का काम देख रहा था। चाहे हमास के लिए ईरान और हिजबुल्लाह से फाइनेंस का प्रबंध करना हो या फिर स्मगलिंग के रास्ते गाजा और वेस्ट बैंक में हथियार, रॉकेट्स और पैसे पहुंचाना, हमास के लिए इस प्रकार के सभी छोटे बड़े प्लान्स अल-मबू ही बनाया करता था। वो हमास के लिए अकाउंटेंट भी था तो एक परचेजिंग एजेंट भी, एक नेगोशिएटर भी था तो एक बैंकर भी। कहने का मतलब ये कि अल-मबू के एक हाथ में पैसा आ रहा था और दूसरे हाथ से साक्षात यमराज निकल रहे थे। आज 2005 का पहला दिन था और नया साल शुरू हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। इजराइल के दक्षिणी बॉर्डर पर बसे इस्तेगौत नामक एक कस्बे के ज्यादातर निवासी डिनर के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 17 वर्षीय एला अबू कसीस अपने 15 वर्षीय भाई तमीर के साथ बाहर सड़क पर घूम रही थी। दीदी, आपने अभी तक बताया नहीं कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। प्लीज बताओ ना, देखो फिर मैं भी। इससे पहले कि तमीर का प्रश्न पूरा हो पाता, एयर सायरन की आवाज इस रात के सन्नाटे को भंग कर देती है। एक आवाज जिसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे से पहचानते थे। ये आवाज और इसके बाद आने वाली दहशत और विनाश इनके आम जीवन का हिस्सा जो बन चुके थे। इस सायरन का मतलब होता था कि गाजा से हमास का रॉकेट निकल चुका है, तुरंत किसी सेफ जगह पर पहुंच जाओ। गाजा स्ट्रिप से 20 मील दूर एशडोद शहर में सायरन के बाद शेल्टर ढूंढने के लिए लोगों के पास 60 सेकंड का समय होता है, लेकिन एला और तमीर के इस रेगिस्तानी होम टाउन में केवल 15 सेकंड का। शनिवार की इस रात जब सायरन बजा तो एला और तमीर एक सुनसान सड़क पर घूम रहे थे।
दौड़कर छिपने के लिए आसपास कोई बस स्टॉप भी नहीं था, नहीं ऐसी कोई बिल्डिंग थी जिसके अंदर शरण ली जा सके, और दूर दूर तक ऐसी कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी जिसके नीचे लेट ये दोनों भाई बहन अपनी जान बचा पाएं। कोई और रास्ता न देख एला तुरंत अपने भाई को नीचे जमीन पर लिटा देती है और खुद उसके ऊपर लेट जितना हो सके उसके शरीर को अपने शरीर से ढक देती है। कुछ सेकंड बाद एक जोर का धमाका होता है और चारों तरफ एक गाढ़ा सफेद धुआं छा जाता है। जब एला को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहां पूरे 7 दिनों तक अपने जख्मों से लड़ने के बाद वो जिंदगी का दामन छोड़ देती है। उस रात किसी तरह एला ने अपने छोटे भाई तमीर की जान तो बचा ली थी, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन चुका था। हमास का वो रॉकेट जिसने 17 साल की एक मासूम यहूदी लड़की की जान ले ली थी, जिसने किशोर को उसका जीवन शुरू होने से पहले ही अपंग बना दिया था, उस रॉकेट का नाम था कासम 3, एक अरबी शब्द जिसका मतलब होता है इस्लामी ताकत। 8 मील की रेंज और 20 किलोग्राम पेलोड की क्षमता वाले इस रॉकेट को ईरान में बनाया गया था और तेहरान की एक फैक्ट्री से गाजा में हमास के हाथों तक इसे महमूद अल मबू ने पहुंचाया था। मोसाद चीफ मीर दगान जानते थे कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वो समय दूर नहीं जब गाजा का बच्चा बच्चा अपने हाथों में मिसाइल लेकर घूम रहा होगा। उन्हें अच्छे से पता था कि इजरायली नागरिकों के ऊपर होने वाले रॉकेट हमलों को रोकने का केवल एक ही तरीका है, वो ये कि अगर हमास के स्मगलिंग नेटवर्क को खत्म नहीं किया जा सकता तो इस नेटवर्क के रचयिता को ही खत्म कर दिया जाए। मीर दगान अब कुछ भी करके महमूद अल मबू को हिट करना चाहते थे और उनके लिए उसका सबसे बड़ा अपराध हमास तक रॉकेट्स और पैसे पहुंचाना नहीं, बल्कि 1989 में उन 2 इजरायली फौजियों का लहू बहाना था। मीर दगान अल मबू को ऊपर भेजने का मन बना चुके थे। उनके एक इशारे पर गाजा से लेकर दमास्कस और तेहरान तक मोसाद के नेटवर्क को हाइपर एक्टिवेट कर दिया जाता है। हमास, सीरियन आर्मी, सीरियन गवर्नमेंट और ईरान में काम कर रहे मोसाद के अंडर कवर एसेट्स हर क्षण हर पल अल मबू के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते 2 महीने बीत चुके थे कि दिसंबर 2009 में एक दिन मोसाद को दमास्कस में एक्टिव अपने एक एसेट से एक इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है। इस इनपुट के अनुसार अल मबू मार्च में चाइना जाने का प्लान बना रहा था और चाइना जाते समय वो कुछ दिनों के लिए दुबई में भी रुकने वाला था। ये इंटेलिजेंस मोसाद को अपने जिस मोल से मिली थी वो अरबी मूल का एक सुन्नी था और मोसाद ने उसे कोई 4 साल पहले सूडान में रिक्रूट किया था। सीरियन इंटेलिजेंस में काम कर रहे इस मोल का कोड नेम था एजेंट गोल्डन पाम। 47 वर्षीय गोल्डन पाम सीरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी GID में काफी सीनियर रैंक का ऑफिसर था और अल मबू को सुरक्षा प्रदान करने वाली टीम का मेंबर भी। Psychedelic invocations, a Mata Hari at the station I give to you. A Java princess of Hindu birth, a woman of flesh, a child of the earth, give to you. इस टिप ऑफ के ठीक एक हफ्ते बाद बेरूत के कैफे हमरा में गोल्डन पाम अकेला बैठा हुआ था। मेज पर रखी उसकी कॉफी ठंडी हो चुकी थी और पिछले 2 घंटों में 4 बार वेटर उससे कुछ और लाने को पूछ चुका था, लेकिन अखबार पढ़ रहा गोल्डन पाम हर बार वेटर को देख बड़े ही प्यार से नामे से हिला देता था। इससे पहले कि वेटर 5वीं बार उसको परेशान करता, आसमानी रंग की शर्ट पहने एक आदमी इस कैफे में प्रवेश करता है और गोल्डन पाम की टेबल पर आकर बैठ जाता है। इस आदमी के आते ही गोल्डन पाम वेटर को बुला 2 और कॉफी ऑर्डर कर देता है। कॉफी आ जाती है और वो आदमी एक सिगरेट जला कॉफी के साथ पीने लगता है। कॉफी खत्म होते ही खड़ा होता है और अपना लाइटर टेबल पर ही छोड़ यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कोई 15 मिनट बाद गोल्डन पाम कॉफी का बिल भरता है और उस लाइटर को अपनी जेब में डाल यहाँ से चला जाता है।
बेरूत के अपने होटल रूम में वापस जाते ही गोल्डन पाम अपना लैपटॉप खोलता है और जब अपनी जेब से वो लाइटर निकाल उसमें लगी एक कैप हटाता है तो ये लाइटर एक USB पेन ड्राइव बन जाता है। इस पेन ड्राइव में केवल 2 ही फोल्डर्स बने हुए थे। एक फोल्डर में मोसाद द्वारा तैयार किया गया ट्रोजन हॉर्स वायरस था और दूसरे में इस वायरस को इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शंस। अब सीरिया वापस जाते ही गोल्डन पाम को ये वायरस किसी तरह अल-मबू के लैपटॉप में इंस्टॉल करना था, जो उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अल-मबू की सिक्योरिटी डिटेल का एक सीनियर मेंबर होने के नाते गोल्डन पाम का उसके घर और ऑफिस दोनों में ही काफी आना जाना था। उधर गोल्डन पाम अल-मबू के लैपटॉप में वो ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल करता है और इधर इजराइल के नए नवेले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिना किसी संकोच उसके रेड पेज पर अपने साइन कर देते हैं। यूनिट 8200 के एनालिस्ट अब अल-मबू के लैपटॉप पर हो रही गतिविधियों को 24/7 मॉनिटर करने लगते हैं। दमास्कस से दुबई का अपना टिकट अल-मबू खुद व्यक्तिगत रूप से बुक करता है। उसने एमिरेट्स एयरलाइंस की वेबसाइट पर जा केवल एक ही टिकट बुक किया था और ये बात बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। हुआ कुछ यूं था कि 19 जनवरी की इस एमिरेट्स फ्लाइट में केवल एक ही सीट अवेलेबल थी और वो भी इकोनॉमी क्लास की। अल-मबू जानता था कि अगर उसने ये सीट बुक नहीं की तो फिर उसे सीरिया की सरकारी एयरलाइन से दुबई जाना पड़ेगा, जो उसे कतई पसंद नहीं था। एमिरेट्स की तरह सीरियन एयरलाइंस में शराब जो नहीं पिलाई जाती थी। एक दूसरा कारण यह भी था कि एमिरेट्स एयरलाइंस में अल-मबू के बॉडीगार्ड तो जा सकते थे लेकिन उनके हथियार नहीं। इसीलिए वो अपने लिए तो एमिरेट्स और अपने बॉडीगार्ड्स के लिए सीरियन एयरलाइंस के टिकट्स बुक करवा देता है। अल-मबू अपने लिए एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट EK912 में टिकट बुक करता है, जिसे 19 जनवरी 2010 की सुबह 10:05 पर दमास्कस से उड़ान भरनी थी। उसकी सिक्योरिटी डिटेल अगले दिन सीरियन एयरलाइंस से दुबई पहुंच देर रात सीधा होटल में उसे ज्वाइन करने वाली थी और यहीं पर मोसाद के लिए एक समस्या आन खड़ी हुई थी। अल-मबू ने अपने लैपटॉप से फ्लाइट तो बुक कर ली थी लेकिन अपने लिए कोई होटल बुक नहीं किया था। उसने अभी तक दुबई से चाइना का टिकट भी बुक नहीं किया था, जिसका मतलब ये था कि वो दुबई में कुछ दिनों के लिए तो जरूर रुकने वाला था, लेकिन कहाँ रुकने वाला था मोसाद को इसका कोई पता नहीं था। उन्नीस जनवरी की सुबह हमास की एक गाड़ी अल-मबू को उसके दमास्कस वाले घर से पिकअप कर लेती है। अल-मबू के कई घरों में से एक उसका ये वाला आलीशान घर कफरसोसा नामक एक अत्यंत पौश इलाके में बना हुआ था और यही हमास की सबसे बड़ी विडंबना थी। फिलिस्तीन की वो गरीब जनता जिसके सर पर ढंग की छत तक नहीं थी, वो जनता हमास को अपना पेट काट जिहाद के लिए टैक्स और चंदा दे रही थी और इजरायली F-16 की पहुंच से बहुत दूर बैठे अल-मबू जैसे हमास के नेता इस पैसे पर जी भर के ऐश कर रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीरियन इंटेलिजेंस के कुछ एजेंट्स अल-मबू को तुरंत चेक इन करवा देते हैं। इस समय वो अपने साथ अलग अलग देशों के 5 नकली पासपोर्ट्स कैरी कर रहा था और इस यात्रा के लिए वो एक इराकी पासपोर्ट इस्तेमाल करता है जिसमें उसका नाम था महमूद अब्दुल रऊफ मोहम्मद। पासपोर्ट कंट्रोल से इस VIP कमांडर को सीधा बिजनेस श्रेणी की लाउंज में ले जाया जाता है, जहां स्कर्ट के ऊपर ब्लेजर पहने एमिरेट्स की एक अत्यंत खूबसूरत एयर होस्टेस उसकी आवभगत करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद अल-मबू एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट EK912 में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और जब तक उसके लिए सिंगल मॉल्ट के कुछ बैग्स आते हैं तब तक ये फ्लाइट दुबई के लिए टेक ऑफ कर चुकी होती है। दोपहर को ठीक 3:15 पर एमिरेट्स की फ्लाइट दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है और काले रंग का ट्रॉली बैग लिए अल-मबू जैसे ही टैक्सी स्टैंड की तरफ चलना शुरू करता है, भीड़ में शामिल 1 दर्जन आंखें उसके ऊपर गड़ जाती हैं। इस एयरपोर्ट पर पहले से ही मौजूद मोसाद के 6 अंडरकवर एजेंट्स अल-मबू को फॉलो करना शुरू कर चुके थे। इसके अलावा यूनिट 8200 दुबई एयरपोर्ट पर लगे लगभग हर CCTV कैमरा को हैक भी कर चुकी थी। हजारों मील दूर टर्मन बेस में अपनी टीम के साथ बैठे मीर दगान दुबई एयरपोर्ट की लाइव CCTV फीड तो देख ही रहे थे।
लेकिन साथ ही फील्ड में मौजूद अपने एजेंट से उन्हें हर क्षण की डिटेल्स भी मिल रही थी। मोसाद के लगभग 30 मेल और फीमेल एजेंट्स अलग अलग देशों से दुबई पहुंच चुके थे। इन सभी की आयु 25 से 35 साल के बीच थी और इनमें से कुछ आज की सुबह तो कुछ एक दिन पहले ही दुबई आ गए थे। इन सभी टूरिस्ट ने ब्रांडेड कैजुअल और फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा इन सभी को अत्यंत महंगे लैपटॉप्स और बैग्स भी दिए गए थे, जिससे कि सभी अपर क्लास के यूरोपियन नागरिक लगे। अलग अलग फ्लाइट से दुबई पहुंचे एजेंट शहर के अलग अलग होटल्स में रुके थे। अभी तक मोसाद को यह नहीं पता था कि अल-मबूक कौन से होटल में रुकने वाला है और इसीलिए मोसाद की सारी हिट टीम्स दुबई के कोने कोने में फैल चुकी थीं। प्लान के अनुसार अल-मबूक को एयरपोर्ट से फॉलो कर रही सर्वेलेंस टीम जैसे ही उसके होटल का एड्रेस शेयर करती, उस होटल के सबसे पास मौजूद हिट टीम के एजेंट्स तुरंत वहां पहुंच जाते। दुबई एयरपोर्ट के टैक्सी स्टैंड पर एक BMW पहले से ही अल-मबूक का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो इस गाड़ी में बैठ एयरपोर्ट से निकलता है, पार्किंग में खड़ी एक रेंटल कार उसके पीछे लग जाती है। इस कार में मोसाद के 3 एजेंट सवार थे और अगले 2 मिनट्स में इन्हें अंदाजा हो जाता है कि अल-मबूक कौन से होटल जा रहा है। अल बुस्तान रोटेना, एक 5 स्टार होटल जो एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर दूर था। होटल पहुंचने के बाद अल-मबूक अपना इराकी पासपोर्ट फ्रंट डेस्क पर देते हुए कहता है, मेरे स्वीट में खिड़कियां होनी चाहिए लेकिन वो खुलती ना हो, और हाँ, कमरे में कोई बैल्कनी भी नहीं होनी चाहिए। अल-मबूक की रिक्वेस्ट सुन फ्रंट डेस्क पर मौजूद लड़की मुस्कुराते हुए उसके हाथ में प्लास्टिक के 2 की कार्ड्स थमा देती है। की कार्ड्स लेने के बाद अल-मबूक होटल के एक स्टाफ के साथ लिफ्ट्स की ओर चल देता है और जैसे ही ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करता है, अपने हाथों में टेनिस रैकेट लिए 2 आदमी भी इस लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। सेकंड फ्लोर आते ही लिफ्ट रुकती है और बाहर निकल अल-मबूक स्टाफ के साथ अपने रूम की तरफ चल पड़ता है। टेनिस रैकेट लिए 2 आदमियों में से एक उसके पीछे लग जाता है और अल-मबूक का रूम नंबर देखने के बाद अपनी जेब से एक छोटी सी डिवाइस निकाल एक कोड ट्रांसमिट करने लगता है। कोड जिसका मतलब था 230। ये मैसेज मिलते ही होटल की लॉबी में सूट पहने बैठा एक आदमी खड़ा होता है और फ्रंट डेस्क पर अपना पेयोनियर कार्ड देते हुए अपने लिए रूम नंबर 237 बुक करवा लेता है। रूम जो अल-मबूक के कमरे के ठीक सामने था। मोसाद के इस एजेंट का कवर नेम था पीटर। पीटर के चेक इन करने के कुछ मिनट बाद गेल नामक एक महिला एजेंट होटल में प्रवेश करती है और सीधा रूम नंबर 237 में चली जाती है। उधर अपने कमरे में जाने के बाद अल-मबूक सबसे पहले नहाता है, लेकिन अपने कपड़े चेंज नहीं करता। नहाने के बाद वो अपने बैग को ड्रेसर के पास पड़ी एक फोल्डिंग टेबल पर रख उसमें से कुछ चीजें निकालता है और इन्हें बहुत संभाल के सेफ में रखने के बाद कमरे से बाहर चला जाता है। होटल से बाहर निकल कोई 1.5 किलोमीटर चलने के बाद अल-मबूक सिटी सेंटर डिएरा मॉल में घुस जाता है, जहां नाइकी के स्नीकर्स खरीदने के बाद वो 2 अज्ञात लोगों से मिलता है। इस मीटिंग के तुरंत बाद वो अल-वस्ल रोड पर स्थित ईरानी एम्बेसी के लिए निकल जाता है, जहां उसकी मीटिंग एक ईरानी बैंकर से होती है और इस मीटिंग में तेहरान द्वारा हमास को मिसाइल प्रोग्राम के लिए दिए जाने वाले फंड्स के ऊपर बात की जाती है। इसके बाद अल-मबूक एम्बेसी में ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिलता है, जो केवल इस मीटिंग के लिए ही तेहरान से दुबई आया था। इस वाली मीटिंग में ईरान की अत्यंत घातक फज्र 5 मिसाइल्स को तेहरान से गाजा तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा की जाती है। रोटेशन में ऑपरेट कर रही मोसाद की सर्वेलेंस टीम्स दुबई में अल-मबूक के हर कदम को फॉलो कर रही थीं। जब वो ईरानी एम्बेसी में अपनी मीटिंग्स कर रहा था, उस दौरान 4 एजेंट्स की एक हिट टीम अल-बुस्तान होटल की लॉबी में पहुंच चुकी होती है। हिट टीम जिसे अल-मबूक के साथ एक 20 साल पुराना हिसाब बराबर करना था। रूम नंबर 237 में रुके हिट टीम के एजेंट्स अपने साथ एक बहुत ही एडवांस्ड हाईटेक डिवाइस कैरी कर रहे थे। डिवाइस जिसका प्रयोग कर अल-मबूक के रूम नंबर 230 के की कार्ड की एक कॉपी बना लेते हैं और फिर उस रूम में प्रवेश कर हमास कमांडर के वापस आने के इंतजार में अपनी सांसें रोक बैठ जाते हैं।
रात को ठीक 8:24 पर अलबुस्तान में लगे सीसीटीवी महमूद अलमबू को होटल की लॉबी में वापस आते हुए कैप्चर करते हैं। ये देखते ही यहाँ मौजूद सर्वेलेंस टीम के एजेंट्स हिट टीम को उसके आगमन की सूचना दे देते हैं। सूचना मिलते ही हिट टीम के 2 एजेंट्स रूम नंबर 230 के दरवाजे के ठीक पीछे घात लगाकर खड़े हो जाते हैं और बाकी दोनों बाथरूम के अंदर जाकर छिप जाते हैं। 8:32 पर अपने की कार्ड का प्रयोग कर अलमबू अपने रूम का दरवाजा खोलता है और जैसे ही अंदर घुसता है दरवाजे के पीछे मौजूद एक एजेंट उसकी गर्दन को अपनी बाजुओं से लॉक कर देता है और इससे पहले कि अलमबू अपनी पलक भी झपक पाता दूसरा एजेंट एक इंजेक्शन उसकी गर्दन में घुसा देता है। ये इंजेक्शन लगते ही अलमबू आटे की बोरी की तरह नीचे गिर पड़ता है। इतने में बाकी दोनों एजेंट्स भी बाथरूम से बाहर आ जाते हैं और फिर ये चारों मिल बड़े आराम से उसे उसके बेड के ऊपर लिटा देते हैं। बेड पर लिटाने के बाद एक एजेंट अंडरवियर छोड़ अलमबू के शरीर से उसके सारे कपड़े उतार देता है। अपनी गर्दन में वो सुई जाते देख अलमबू को लगा था कि उसे कोई जहर दे दिया गया है, लेकिन नहीं। मोसाद उसे इस दुनिया से इतनी आरामदायक मुक्ति नहीं देने वाली थी। उसे तो सक्सिनाइल कोलाइन नाम की एक दवाई दी गई थी, एक दवाई जिसके अंदर जाते ही इंसान के पूरे शरीर में लकवा मार जाता है, लेकिन वो बेहोश नहीं होता और उसके सुनने और महसूस करने की क्षमता बिल्कुल वैसे ही बनी रहती है। बिस्तर पर लिटाने के बाद एक मोसाद एजेंट अपनी जेब से कॉर्पोरल लेंसादोन और सार्जेंट अविसास पोर्तास की फोटोज निकालता है और अलमबू के चेहरे के ठीक सामने लेकर खड़ा हो जाता है। दो फोटोज जिन्हें देखते ही अलमबू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन कहना मुश्किल था कि इन आंसुओं का कारण पश्चाताप था या फिर मृत्यु का डर। पूरे 1 मिनट तक वो तस्वीरें दिखाने के बाद कमरे में मौजूद दूसरा एजेंट एक छोटी सी डिवाइस निकालता है और अलमबू की छाती से सटा उसमें लगा बटन दबा देता है। अगले ही क्षण अलमबू की पसलियों को चीरता हुआ 11,000 वोल्ट का करंट उसके दिल को भून डालता है। वैसे तो महमूद अलमबू की धड़कनें बंद पड़ चुकी थीं, लेकिन उसे 2-3 झटके और देने के कुछ मिनट बाद ये एजेंट्स रूम नंबर 230 से बाहर निकलते हैं और दरवाजे को लॉक कर यहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले कुछ घंटों के दौरान दुबई के अलग अलग होटल्स में मोसाद के कुछ 27 पुरुष और महिला एजेंट्स एयरपोर्ट के लिए निकलना शुरू कर देते हैं। इनमें से कुछ एजेंट्स हांगकांग, कुछ जोहानिसबर्ग और फ्रैंकफर्ट तो कुछ दूसरे यूरोपियन शहरों को जाने वाली फ्लाइट्स में बैठ जाते हैं और अगले 24 घंटों के अंदर इस ऑपरेशन में शामिल सभी एजेंट्स बिल्कुल सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच चुके होते हैं। अगले दिन दोपहर को रूम सर्विस द्वारा कई बार खटखटाने के बाद भी रूम नंबर 230 का दरवाजा नहीं खुलता और कोई दूसरा रास्ता ना देख जब होटल सिक्योरिटी रूम में प्रवेश करती है तो उन्हें महमूद अलमबू का प्राण और कपड़ों से हीन शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ मिलता है। पहली नजर में तो दुबई पुलिस के ऑफिसर्स को लगता है कि ये एक हार्ट अटैक का केस है, लेकिन जब उन्हें मरने वाले की असली पहचान पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुबई पुलिस को अलमबू के कमरे से उसके नकली पासपोर्ट्स और कुछ कपड़े तो मिलते हैं, लेकिन उसका वो बैग नहीं मिलता। वो काला बैग जो होटल में प्रवेश करते समय सीसीटीवी में उसके हाथों में दिखाई दे रहा था। ये पूरा केस सुलझाने में दुबई पुलिस को लगभग 1 महीने का समय लगता है। 18 फरवरी 2010 के दिन दुबई पुलिस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दही खलफान तमीम मीडिया को बताते हैं कि ये एक हत्या का केस है और वो 99% श्योर हैं कि इसके पीछे मोसाद का हाथ है। इसके अलावा दुबई पुलिस मोसाद एजेंट्स की सीसीटीवी फुटेज, उनकी फोटोज और नकली पासपोर्ट्स भी पब्लिक कर देती है और इस खुलासे से दुनिया भर में एक राजनीतिक भूचाल आ जाता है।
मोसाद द्वारा उनके नकली पासपोर्ट्स इस्तेमाल किए जाने पर ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अत्यंत कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं और साथ ही इस मामले की पूरी जांच करने का आश्वासन भी। मोसाद के ऊपर होने वाली एक जांच जो कभी शुरू नहीं हो पाती। दुबई पुलिस द्वारा ये केस क्रैक किए जाने के बाद मोसाद को चारों तरफ से भारी आलोचना का सामना करना पड़ता है। इजराइल के कई एक्सपर्ट्स का तो ये मानना था कि मोसाद स्लॉपी यानी कि अब ढीली पड़ चुकी है और एक कोवर्ट ऑपरेशन में इतनी गलतियां कभी भी नहीं होनी चाहिए थीं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि मोसाद के ऊपर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो पहले से ही जानती थी कि दुबई पुलिस इस केस को क्रैक कर लेगी और उसे इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं थी। मीर दगान तो बस किसी भी कीमत पर अल-मबू को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस नुकसान की भरपाई करना हमास और ईरान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और उनकी ये सोच एकदम सही साबित होती है। ऑपरेशन ट्रू लव ने हमास के लिए काम करने वाले स्मगलरों के मन में अंदर तक खौफ भर दिया था। दुबई में अल-मबू का जो हश्र हुआ था उसे देख अब पूरे सूडान और सिनाई में ईरान से आए रॉकेट्स को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और बात जहां तक हमास की थी तो अल-मबू का जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होता है। एक ऐसा झटका जिससे उबरने में उसे 4 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला था। 4 साल जिनके दौरान इजराइल के दक्षिणी बॉर्डर्स पर एक बार फिर शांति लौट आई थी। 4 साल जब इजराइल का एक भी सिविलियन रॉकेट हमले में नहीं मारा गया था। और यही वो चीज थी जिसके लिए मोसाद और इजराइल ने ऑपरेशन ट्रू लव को अंजाम दे पूरी दुनिया से नाराजगी मोल ले ली थी।